पिछले क्लास में हमने राष्ट्रीय आय के विभिन्न मदों के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना। जैसे कि हमने चर्चा की थी, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, ठीक है, जिसमें से आपका सिलेबस में है सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि, जिसे कि हम लोग अध्ययन करेंगे नए सिलेबस के अनुसार से। व्यय विधि में हम लोग देखेंगे कि व्यय विधि में से राष्ट्रीय आय को गणना करने के कुछ चरण होते हैं। जैसे सबसे पहला चरण होता है अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। तो सर्वप्रथम एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत उपभोग एवं अंतिम निवेश करने वाली समस्त आर्थिक इकाइयों को पहचाना जाता है। इन इकाइयों में 4 वर्ग होते हैं। ये इकाई 4 वर्ग में विभाजित होते हैं। पहला वर्ग परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादन क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा शेष विश्व क्षेत्र। चरण 2, जब अंतिम व्ययों का वर्गीकरण किया जाता है, सामान्यतः अंतिम व्ययों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक, शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। तो दूसरे चरण में हम लोग उसको वर्गीकृत करते हैं अंतिम व्ययों को, ठीक है। उसके बाद तीसरा चरण होता है जब विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किया गया अंतिम व्ययों का योग कर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य ज्ञात किया जाता है। चौथे चरण के अंतर्गत हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में से राशि की राशि घटाकर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद दैट इज NDP एट मार्केट प्राइस की गणना करते हैं। 5वें चरण पे जब बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की राशि घटा दी जाती है, तो साधन लागत पर सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो 5वें चरण में हम क्या करते हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की राशि को घटाते हैं और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्य ज्ञात करते हैं। 6ठे चरण पर हम लोग क्या करते हैं, अंत में साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से शुद्ध साधन को जोड़कर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अंतिम चरण में हम लोग क्या करते हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्यों में से विदेशों से शुद्ध साधन को जोड़कर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय हम लोग ज्ञात करते हैं। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, साधन लागत पर फैक्टर कॉस्ट के मूल्यों में इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, शुद्ध साधन को जोड़ते हैं साधन लागत पर, तब बनता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब इस तरीके से विभिन्न मदों को हम लोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, उसके बाद सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, उसके बाद सकल स्थिर पूंजी निर्माण, इसमें व्यावसायिक स्थायी निवेश, सरकारी स्थायी निवेश एवं परिवार द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर किया गया निवेश। चौथा हम लोग स्टॉक में परिवर्तन। 5वां हम लोग शुद्ध निर्यात या नेट एक्सपोर्ट, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट मार्केट प्राइस को घटाएंगे, उसमें से हम ह्रास डेप्रिसिएशन तो आएगा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, फिर उसमें से हम क्या घटाएंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारे पास क्या आएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, विदेशों से शुद्ध साधन आय दैट इज नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास आएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय। विभिन्न मदों को हम लोग अभी थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो परिवार क्षेत्र द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया व्यय को हम लोग निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, टिकाऊ वस्तुओं पर निजी अंतिम उपभोग व्यय,
जैसे कि फर्नीचर हुआ, टीवी हुआ, आभूषण हुआ, गाड़ी हुआ इत्यादि। उसी तरीके से दूसरा हुआ गैर टिकाऊ वस्तुओं पर निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसमें आपका खाने पीने का सामान, रोटी, दूध, नमक, चावल, मांस इत्यादि हुआ। और तीसरा होता है आपका सेवाओं पर अंतिम व्यय, जैसे कि बैंक में, यातायात में, बीमा में, संचार सेवा में, इस तरीके का जो व्यय होता है वो। दूसरा जो है वो है सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय। तो जैसे हम जानते हैं कि सरकार जनता को बहुत सी सुविधाएं एवं वस्तुएं निःशुल्क प्रदान करती हैं या नाम मात्र कीमत में प्रदान करती हैं। जैसे राशन की सुविधा देती है, गैस देती है, पानी देती है, बिजली इत्यादि की सुविधा देती है, सड़क की सुविधा देती है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कानूनी व्यवस्था की भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं पर सरकार द्वारा किया गया व्यय को हम लोग अंतिम उपभोग व्यय के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा हुआ सकल स्थिर पूंजी निर्माण। यह उत्पादक क्षेत्र का व्यय है। इसमें मुख्य 2 प्रकार के मदों को शामिल किया जाता है। निर्माण कार्य पर व्यय, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन। तो निर्माण कार्य पर व्यय के अंतर्गत वस्तुओं का प्रवाह विधि से ज्ञात किया जाता है, अर्थात निर्माण में प्रयुक्त आगतों को उन कीमतों से गुना किया जाता है जो निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण स्थल पर अदा की जाती है। तो जितना सामान वो प्रयोग किया गुना उनकी कीमत योग करेंगे तो आ जाएगा हमारा निर्माण कार्य पर व्यय। उसके बाद दूसरा है मशीनों एवं उपस्कर पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। मशीन एवं उपस्कर पर व्यय जो होता है वो अंतिम बिक्री की मात्रा को फुटकर कीमतों से गुना करके निकाला जाता है। कैसे? अंतिम बिक्री की मात्रा, फाइनल आउटपुट गुना उसका फुटकर कीमत, मतलब रिटेल प्राइस से उसको गुना किया जाता है। तो इससे क्या आता है हमारा जो उत्पादकों द्वारा इनके स्वलेखा उत्पादन पर किया गया वह भी शामिल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका चौथा स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन यह अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को घटा करके ज्ञात किया जाता है। स्टॉक क्लोज जब हुआ और स्टॉक ओपन जब हुआ, दोनों को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा स्टॉक में परिवर्तन क्या हुआ। पांचवा हुआ शुद्ध निर्यात। यह निर्यातों में से आयातों को घटाकर ज्ञात किया जाता है। मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो शुद्ध निर्यात जो होता है वो शेष विश्व क्षेत्र से संबंधित होता है। तो इस विधि के अंतर्गत हम इस प्रकार से क्रियान्वयन करते हैं। वह विधि से राष्ट्रीय आय की गणना बहुत सावधानीपूर्वक की जाती है। वह विधि के अनुसार मैंने प्रिकॉशंस टू कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड बहुत सावधानीपूर्वक करना होता है। क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? सबसे पहली, पुरानी वस्तुओं पर व्यय को क्या करते हैं हम लोग, इसमें शामिल नहीं करते हैं क्योंकि ये वस्तुएं वर्तमान उत्पादन का अंग नहीं होती हैं। शेयर एवं बॉन्ड्स पर जो व्यय होती है, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स, इसको ये भी पुराने अथवा नए दोनों प्रकार के होते हैं, पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सिर्फ वित्तीय संपत्ति का हस्तांतरण ही होता है, उसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन नहीं होती, इसीलिए न ही उत्पादन में कोई वृद्धि होती है, इसीलिए इसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तीसरा क्या है? सरकारी हस्तांतरण भुगतान। जैसे सरकार द्वारा दिया गया हस्तांतरण भुगतान, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हुआ, बेरोजगारी भत्ता हुआ या वजीफ़ा हुआ इत्यादि जो शामिल होता है, ये सब भी हमने यहाँ पर शामिल नहीं करते क्योंकि यह भी सिर्फ हस्तांतरण है, इससे किसी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं होता। चौथा क्या है? मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया जो व्यय होता है ये भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह अंतिम वस्तुएं नहीं होती हैं, ये अंतिम व्यय में शामिल नहीं होती हैं। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से एक्सपेंडिचर मेथड द्वारा, व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और बच्चों ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है, एक महत्वपूर्ण खंड है और इससे आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा को आप लोग याद कर ले, रट ले एवं उसकी जो गणना है, राष्ट्रीय आय की व्यय विधि की गणना को भी आप एकदम कंठस्थ कर ले ताकि इसे अच्छी तरीके से आप परीक्षा में लिख सकें। इसके अलावा जो दो विधियाँ हैं, इसे हम लोग आय विधि कहते हैं या वैल्यू एडेड मेथड है,
ठीक है, ये दोनों विधियाँ आपके सिलेबस से माइनस कर दी गई हैं, इसीलिए यह विधि आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं, आय विधि को हम लोग इनकम मेथड कहते हैं और व्यय विधि को हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। ये दोनों क्योंकि आपके सिलेबस में इससे हटा दिया गया है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आय बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक अध्याय है और इसको आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सपेंडिचर मेथड में बहुत सारा जो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग मद में जो खर्चे किए जाते हैं उसको योग करके हम लोग किया जाता है। तो निम्न 2 भागों में खर्चे किए जाते हैं, आय विनिमय विधि या इनकम डिस्पोजेबल मेथड, या दूसरा हुआ उपभोग एवं निवेश विधि कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। लेकिन हम लोग ने अगर देखें तो साइमन कुजनेस ने परिभाषित किया है राष्ट्रीय आय को। उनका कहना है कि राष्ट्रीय आय उत्पाद पदार्थ एवं सेवाओं का शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ से जाती है या देश की पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि करती है। यह परिभाषा साइमन कुजनेस ने दी है। इस परिभाषा में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्पादित पदार्थ एवं सेवाओं का अंतिम प्रयोग या तो उपभोग किया जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, या फिर भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की जाती है जो कि निवेश के माध्यम से किया जाता है। अतः राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय एवं निवेश का ही कुल योग है। अतः व्यय विधि को उपभोग एवं निवेश विधि भी कहते हैं। व्यय विधि को क्या कहते हैं? उपभोग एवं निवेश विधि कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। निष्कर्ष रूप से व्यय विधि राष्ट्रीय आय को लेखांकन वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के